बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है। सदन में सरकार आज ही विश्वास प्रस्ताव लाएगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने स्पीकर के सामने नोटिस पेश किया है। आज ही सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव लाया जाएगा। 1 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होने वाली है और 1 बजने ही वाले हैं। 12:59 हुए हैं और सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी और उसके बाद सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मुख्य सचेतक महेश जोशी ने स्पीकर के सामने नोटिस पेश कर दिया है। सदन में आज विश्वास मत का प्रस्ताव लाया जाएगा और 1 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने वाली है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी का यू टर्न। विधानसभा में बीजेपी प्रस्ताव नहीं लाएगी अविश्वास का। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इसकी जानकारी दे दी है। दरअसल कल ही बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सदन में, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, कटारिया ने खुद कहा है कि अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो विधानसभा में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, आपसे जानना यह चाहेंगे, विधानसभा की कार्यवाही क्या दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि 1 बज गए हैं। साथ ही साथ बीजेपी का अचानक से यू टर्न। देखिए, जब विश्वास मत आ रहा है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं है और इसलिए बीजेपी ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। उनको लगा कि जब सरकार खुद आगे आकर के और ट्रस्ट वोट लेके आ रही है तो फिर उनका आना और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। लिहाजा वोटिंग होगी और बहस होगी। 4 नेता जो हैं दोनों पक्षों के बोलेंगे, कौन कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबकी निगाहें सचिन पायलट पर टिकी होंगी कि क्या उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है और अगर वो बोलते हैं तो फिर क्या वो दिल की बात, दिल के उद्गार का जबान पर लेके आते हैं। सबकी निगाह इस बात पर होगी क्योंकि अभी भी खेमे बटे हुए हैं और गहलोत साहब के जो विधायक हैं, जो उनमें आस्था रखने वाले हैं, वो फेयरमाउंट होटल से बसों में ही आए हैं। उनको अभी तक फ्री नहीं किया गया है। हो सकता है आज ट्रस्ट वोट के बाद में, क्योंकि सरकार के सामने कोई चुनौती फिलहाल दिखती नहीं है, कम से कम दावा किया जा रहा है कि 124 वोट सरकार को मिल जाएंगे। लेकिन बीजेपी चाहती है कि असलियत सामने आनी चाहिए। नेताओं को चेहरे, हाव भाव, भाव भंगिमाएं, बहुत सारी चीजें होती हैं। भले ट्रस्ट वोट जीत जाएं, लेकिन क्या दिलों की दूरियां जो बनी हुई है, क्या वो विधानसभा में एक होते हुए दिखेंगे? और सचिन पायलट को अगर मौका मिलता है तो वो क्या बोलेंगे? क्या वो जो अपने दिल की पीड़ा है, क्या उसको बोलेंगे? क्योंकि सबकी निगाहें उन पर टिकी होंगी, क्योंकि 32, 33, 34 दिन बाहर रह करके वापस राजस्थान में लौटे हैं। बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं। गहलोत साहब से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आला कमान अंपायर की भूमिका में जरूर है, लेकिन सचिन पायलट बोलते क्या है उस पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। क्या वो उन विधायकों का दर्द बयां करेंगे जो उनके साथ में डटे हुए हैं अभी भी? आज वेद प्रकाश सोलंकी से जब हमने पूछा, जब वो भीतर जा रहे थे, उनसे पूछा कि आपकी आस्था किनके साथ है, तो फिर उन्होंने कहा कि वो सचिन पायलट के साथ ही, उनके नेता वो ही हैं। हालांकि अशोक गहलोत साहब प्रदेश के बिल्कुल बाबूलाल, तो इन सारी चीजों पे तो नजर रहेगी। अब देखिए कि विधानसभा में चीजें होती क्या हैं। इस वक्त ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ओम सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ये चीज जानना चाहूंगा कि आज जो विधानसभा में दिख रहा है और कल जो विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में दिखा था, क्या हम अब ये मान करके चलें कि अब सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, लेकिन हाँ, काफी कुछ ठीक हो गया। जो गांठ बनी हुई है वो तो मुझे दिखते ही है साफ साफ। जैसे अभी सोलंकी वाला मसला भी आपने सुना जी, जिनका फरमाना है कि उनके नेता तो सचिन पायलट हैं। तो जब तक विधायक दल में अनुशासन का सिलसिला नहीं बनेगा और विधायक अपनी
अलग अलग नेता अपने आप को बताते रहेंगे कि हमारे नेता ये हैं और हमारे नेता, इसका मतलब कि दोस्ताना तो है लेकिन अनुशासन का सिलसिला नहीं है। जब तक सचिन पायलट नहीं कहेंगे उनका रुख इधर नहीं रहेगा। और सचिन पायलट एक दूसरा केंद्र बन रहे हैं सत्ता का, तो उनको अपने अनुयायियों को जो उनके साथ में आए हैं उनको ये समझाना चाहिए कि भाई हम लोग अब कांग्रेस के साथ में शामिल हो गए हैं, फिर वापस वही सारा सिलसिला है। अब हमारे नेता अशोक गहलोत हैं, पीसीसी के चीफ डोटासरा हैं, ये बातें उनको कन्वे कर देनी चाहिए थी। और उसके साथ साथ में ये जो विधायक हैं इनको भी अपने अपने उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना तो इन ऐसे विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज पहला दिन है, तो पहले दिन को ऐसी सब बातें नहीं होंगी। अभी किसी तरीके से जो विश्वास मत का सिलसिला है और जो संख्या बतानी है प्रतिपक्ष को, जो कि हालांकि वो खुद ही महसूस कर चुका है, और विश्वास का प्रस्ताव उन्होंने रद्द करने की बात कर दी है। इसका मतलब है कि जानते हैं कि अगर मत हुआ तो हम यूं पराजित हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में जो एक ओम सैनी जी, जरा सा आपको मैं रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त जो है वो ये आ रही है कि सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। शांति धारीवाल ने विश्वास प्रस्ताव रखा है, संसदीय कार्य मंत्री हैं शांति धारीवाल, और उन्होंने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। और इस वक्त वरुण पुरोहित जी, जो कि कांग्रेस विचारक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अगर प्रदेश की जनता को यह वादा किया हो कि कोई भूखा नहीं सोएगा, और यह वादा निरंतर आज भी पूरा किया जा रहा है। I will name you. मदन नेवर जी, आप सीनियर मेंबर, I will not allow it. I will name you, I tell you. आपको सदन की कार्रवाई नहीं करना है तो कोई चिंता नहीं है, पर ये I will not allow. सीनियर आदमी आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? लाइव ट्यूब पे जा रहा है एवरी डिसीजन, प्लीज आप क्या सेट कर, आप एक पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बेटे उठ नहीं बोलेंगे। राजस्थान सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसने गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छात्र छात्राओं की, व्यवसायियों की, रियल एस्टेट के कारोबारियों की तथा अन्य सभी वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए नियम और कानून न बदले हो। कोरोना काल में बेरोजगार हुए 55 लाख से लेकर के 60 लाख तक के बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। ओबीसी के लिए केवल एक शर्त रखी, 8 लाख रुपए की इनकम, बाकी सब शर्तें हटा दी गई। लेकिन अफसोस है अध्यक्ष महोदय, हमें अफसोस है इस बात का कि केंद्र सरकार ने वो बदलाव नहीं किया। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि अशोक गहलोत का कहीं दर्जा ऊंचा न हो जाए। जनता का था केंद्र के इशारे पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में संवैधानिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को जोड़ तोड़ की राजनीति और खरीद फरोख्त की करके धन और सत्ता के बल पर उनको गिराया गया। बीजेपी का मूल मंत्र है अंबानी और अडानी का चंदा, खरीद फरोख्त का गोरख धंधा। प्रजातांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को धनबल और सत्ता के बल से उखाड़ फेंका। कितने कितने करोड़ दिए थे बसपा के लोगों को? आप बैठे प्लीज, आप नीचे बैठे प्लीज, नीचे बैठे आप प्लीज, नीचे बैठे। मैं लास्ट टाइम आई एम गिविंग अ वार्निंग, अदरवाइज आई विल नेम यू और आई विल वाइंड अप द डिबेट। आई विल नॉट अलाउ इट। डोंट सेंड द रॉन्ग एग्जांपल प्लीज। मान सदस्य बैठे उठे नहीं बोले। मान सदस्य
बैठे उठ नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य बैठे उठे नहीं बोलेंगे। मैं अदरवाइज आई वाइंड अप द डिबेट। प्रजातांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को धन और सत्ता के बल पर उनको गिराने की कोशिशें की गई। अंबानी को खरबों रुपए की, अंबानी को खरबों रुपए की आईपीसीएल, जिनको लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ 400 करोड़ रुपए में बेच दी गई। और यही नहीं, लक्ष्मी विलास होटल जो उदयपुर में था, उसके साथ जो सैकड़ों एकड़ जमीन थी, उनको सिर्फ 7 करोड़ रुपए में बेच दी गई। और अब अध्यक्ष महोदय, और अब खेतड़ी के कॉपर प्रोजेक्ट को भी बेचने की तैयारी की जा रही है। अरे यार, ले लो अंबानी से। तो ये बताओ कि दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर बीजेपी ने जो अपना आलीशान दफ्तर बनाया, उसमें से 500 करोड़ रुपया कैसे निकला, कहां गया? जनता सवा हिसाब पूछना चाहती है कि वो 500 करोड़ रुपया किसके पास गया। राजस्थान में खरीद फरोख्त के लिए 500 करोड़ रुपए का जनता एक एक पैसे का हिसाब मांगेगी। आज नहीं मांगेगी, कल नहीं मांगेगी, कभी भी मांगेगी, लेकिन मांगेगी और आपको देना पड़ेगा। बताओ आदरणीय पूनिया साहब, आदरणीय राठौड़ साहब, आपस में झगड़ा मत करना वरना भंडा फूट जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, इस समय जो घटनाक्रम हुआ जिसके कारण से आप विश्वास मत लेकर आ रहे हो, कृपा करके पुराना सारा इतिहास अगर खोलोगे तो मैं सोचता हूं न तो आप उस विषय पर पहुंच पाओगे। हमें कोई एतराज नहीं, आप अपनी उपलब्धियां बताओ, लेकिन इन फालतू बातों को उखाड़ करके आप अपने भाषण को निरस्त कर रहे हैं। ये बातें आपके लिए फालतू हो सकती हैं कटारिया साहब, लेकिन जनता में आज चर्चा का सबसे ज्यादा विषय यही है, सबसे ज्यादा विषय यही है। अमित शाह हिसाब मांग करके रहेगा, छोड़ेगा नहीं। इतिहास गवाह है महाराज। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है। देश के गृह मंत्री जी का इस तरह सदन में नाम लेना उचित नहीं है। मेरी मांग है कि एक्सपंज कराइए इससे। माननीय मंत्री जी अपनी बात कहें, हम सुनने को तैयार है शांति से, पर ये जिस प्रकार लगातार नाम ले रहे हैं, पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मेरा नाम ले दिया, अब हमें गृह मंत्री जी का नाम ले रहे हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप ही राजी हैं आसन पर। माननीय मंत्री जी, यार बात बहुत साफ है, पैसा दिया है तो उसका हिसाब तो मांगा ही जाएगा भाई, मांगा ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अच्छा इसको बदल देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है, अकबर ने पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित करने की मुहिम चलाई। वो पानीपत, ग्वालियर, चुनार, मालवा, गोडावन, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, पूरे भारत के साथ साथ वो बिहार और बंगाल को भी जीतता हुआ अपने साम्राज्य का विस्तार करता हुआ 1576 में जब वो मेवाड़ पहुंचा तो महाराणा प्रताप ने उसको नाकों चबे चबा दिए। इसी तरह ये षड्यंत्र रचकर केंद्र की सरकार गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों को गिराते हुए जब राजस्थान पहुंची तो यहां के रणबांकुरों ने और वीर सपूतों ने रण
सबूतों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में छठी का दूध याद दिला दिया। ईडी, आईटी सबका दुरुपयोग किया, क्या नतीजा निकला? यही सुन लो मेरे विपक्ष के माननीय साथियों, सुन लो, आईटी लाओ, ईडी लाओ, सीबीआई लाओ, सीआरपीएफ लाओ, और इससे भी बड़ी कोई एजेंसी हो तो उसको भी लाओ। सिर्फ फौज ही नहीं ले पाए, फौज को भी बुला लेते हैं। कोई डरने वाला नहीं। चुन चुन कर संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से तहस नहस किया गया और धज्जियां उड़ाई गई, और मैं आज दावे से कहता हूं कि अदालत के फैसले पर भी जनता को अब विश्वास कम होता जा रहा है। बीजेपी की तिकड़ी, सुन लो, बीजेपी की तिकड़ी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही है। संजीवनी खाकर इथोपिया में हजारों एकड़ जमीन खरीदकर एक नए नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मैडम, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना शर्मनाक है कि विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन देकर के दल बदल करवाने की कोशिश की गई। मैं 4 लाइनें वो पढ़ के सुनाता हूं, अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत हो तो। यमुना जी के घाट पर करते साधक बात, चुनी हुई सरकारों पर मोदी जी करते रोज घात। खामोश यमुना घाट है, गुमसुम है गुजरात, खरीद फरोख्त की दिल्ली में करते हुए बात। अध्यक्ष महोदय, इस देश का किसान आंदोलित है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, जगह जगह लाठियां खा रहा है, कई जगह गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी सिर्फ एक मांग थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दो। लेकिन उसके बजाय हुआ क्या? हुआ ये कि छोटा भाई और मोटा भाई ने विधायकों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी। और विधायकों ने जब देखा कि हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी है, तो विधायकों ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज इतनी बड़ी रकम हम घर पे कहां रखेंगे। पत्नी से पूछा कि क्या करें कि बच्चे बिगड़ जाएंगे घर में इतनी रकम आएगी तो। राजस्थान में बैठे बैठे बोल रहे अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में न किसी शाह की चली और न किसी तानाशाह की चली। अंग्रेजी में पहले एक शब्द अक्सर चलता रहता है, मोडस ऑपरेंडी। लेकिन अब लोग लोगों ने अब नया शब्द बोलना चालू कर दिया, मोदिस ऑपरेंडी। अध्यक्ष महोदय, बादशाह अकबर का फिर मैं नाम लेना चाहूँगा। बादशाह अकबर ने मनुष्य की स्वाभाविक भाषा को जानना चाहा। वो छोटा किस्सा है, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा साहब। मनुष्य की स्वाभाविक भाषा क्या है, इसको जानने की अकबर में उत्सुकता थी। तो उसने एक घने जंगल में एक गूंगा महल बनाया। गूंगा, डीफ है कि डम, क्या कहते हैं? ओके। गूंगा महल बनवाया और उस गूंगे महल में एक नव दंपत्ति को रखा।
जो पत्नी थी वो 3-4 साल की गर्भवती, 3-4 महीने की गर्भवती थी, 3-4 साल की गर्भवती थी। हाँ, 3-4 महीने की 3-4 महीने की गर्भवती थी। अकबर ने ये इंस्ट्रक्शंस उनको दिए कि निशब्द वातावरण में एक भी शब्द तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं होगा, तुम आपस में भी बात नहीं कर सकते, बिल्कुल गूंगे की तरह बिहेव करोगे। कालांतर में गूंगे महल में एक बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा निशब्द वातावरण में पला, उसने किसी की आवाज ही नहीं सुनी। अकबर वहां 3-4 साल के बाद में परिणाम जानने के लिए पहुंचा। जब वो पहुंचा तो अचंभित हो गया। उसने देखा कि ये बालक सियार की और पक्षियों की बोली बोल रहा है, सियार की और पक्षियों की बोली बोल रहा है। अर्थात जिस व्यक्ति की जैसी संगत होगी वैसी ही उसकी रंगत होगी। भ्रष्टों के साथ रहकर व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्टों के साथ रहकर व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट हो जाएगा। हमारी एकजुटता को बड़ा बंदी बता रहे हैं। तो जो गुजरात आपने भेजे थे वो क्या रासलीला रचाने के लिए भेजे थे? डांडिया खेलने भेजे थे? वो कारण बताओ कि उनमें से 5 आदमी वापस अहमदाबाद प्लेन उतरते ही 5 आदमी राजस्थान में क्यों आ गए? कारण बताओ। बार बार बयान दे रहे हैं हमारे आदरणीय पूनिया साहब और हमारे मित्र और हमारे मेहरबान राठौड़ साहब कि बाड़ा खोल दो और फिर देखो कि कितने पंछी उड़ा करके हम ले जाएंगे। कहा आपने, मना नहीं कर रहे हैं। अब वक्त ने बता दिया। माननीय मंत्री जी प्लीज। जी साहब प्लीज वाइंड अप। मैं 5 मिनट लूंगा साहब, 5 मिनट। दूसरे वक्ता में कमी कर देना। हाँ, नहीं मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। वक्त ने बता दिया कि तुम्हारे पंछी तो कितने उड़े जिन्होंने तुम्हें अभियान, असल में तो तुम्हारा अभियान जो कमर जो टूटी ये उन्हीं वजह से टूटी। और ऑपरेशन लोटस हमने फेल नहीं किया, तुमने ही अपना आप फेल कर दिया। ये वो लोग हैं जो आधी रात को राष्ट्रपति को जगाते हैं, महाराष्ट्र में सरकार बनानी है, दस्तखत करो, राष्ट्रपति शासन हटाओ, जैसे कोई रबर स्टाम्प हो। कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं, कोई कैबिनेट का फैसला नहीं। सुबह फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक्सपेंस कराओ अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है ये सदन में? आपके नियम बने हुए हैं अध्यक्ष महोदय। क्या गलत है? सदस्य बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। जी साहब बोलो। मुख्यमंत्री बना दिया। ये षड्यंत्र रचकर कानून और संविधान को ताक में रख करके मोदी जी ने कि काम करने का अपना तरीका बता दिया। जिस दिन फडणवीस की सरकार गिरी उस दिन छोटे भाई और मोटे भाई को इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर उनमें नैतिकता कहाँ थी? क्या उस दिन संविधान की हत्या नहीं हुई थी? और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश जी मेघवाल को,
जिन्होंने खरीद फरोख्त करने की, हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों की डंके की चोट निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में दुश्मनी और एक दूसरे से बदला लेने की स्थिति ठीक को ठीक नहीं कहा जा सकता। अब आपके कौन से नंबर कम होने वाले हैं? विधानसभा उपचुनाव हुए, नगरीय निकायों के चुनाव हुए, जनता ने बीजेपी को हरा करके कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया। और क्या तरीका होता है विश्वास व्यक्त जनता का लेने का? इसके अलावा कोई तरीका है? अध्यक्ष महोदय, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम यात्रा पे जा रहे हो, रास्ता खतरनाक है, तुम पर हमला हो सकता है। अर्जुन को लगा नहीं, ऐसा नहीं, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास गंडीव धनुष है। और कृष्ण उनके आत्मविश्वास को देख करके मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने धनुष का इस्तेमाल किया, अर्जुन ने अपने धनुष का इस्तेमाल किया, लेकिन वो असफल रहे। अंततः अर्जुन ये समझ नहीं पाए कि वो असफल क्यों रहे। कृष्ण बोले कि अर्जुन, देखा, पहला बाण जो तुमने छोड़ा और तुम्हारे दुश्मन समझ गए थे कि तुम पहले जैसे कुशल योद्धा नहीं रहे, तुमने लगातार अभ्यास करना छोड़ दिया। अगर तुम्हारा पहला बाण अच्छा होता तो वो समझते कि तुम अजय हो और वो पीछे हट जाते। दुर्भाग्य से तुमने दोयम दर्जे के लोगों की सलाह ली। कृष्ण ने ऐसे, एक मिनट, तुमने दोयम दर्जे के लोगों की सलाह ली। कृष्ण ने ऐसे शब्द कहे जो आज भी प्रासंगिक हैं, बीजेपी के मठाधीशों ने राजस्थान में यही किया। दोयम दर्जे के लोगों को जिम्मेदारियां दे दी। नतीजा देख लीजिए क्या हुआ। और अंत में, अब मैं खत्म कर रहा हूं साहब, थोड़ा सा टाइम और दो तो कुछ नहीं। माननीय मंत्री जी, समय पे मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? आप मेरे मित्र हो। हैं? आप मेरे मित्र हो। आपकी मर्जी, जो आपका हुक्म और आपकी आज्ञा को मानने के लिए मैं बाध्य हूं। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता लोलुप, दल बदल के एक्सपर्ट, भ्रष्ट कर्तव्यों में माहिर खेलीशाह, छोटा भाई मोटा भाई जो केंद्र में सत्ता में बैठे हैं, उनके इशारों पर ओछी राजनीति मत करो। ओछी राजनीति इस प्रदेश में कभी होती नहीं आई है। सबके मुंह पर ठोकर मारकर राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में विश्वास जागृत किया है। और अत्यधिक विश्वास के साथ अशोक गहलोत साहब फेयरमाउंट में रात के 2 बजे, जब इनके इर्द गिर्द 40-50 विधायक बैठे हुए थे, तरह तरह की बातें चल रही थी, उसके बाद में गीत संगीत भी चला। मैं इनके बराबर में बैठा हुआ था तो मैंने इनको गुनगुनाते हुए देखा। ये गाए थे, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया और मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जब लोगों को पता लगा कि ये व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंट है, तो लोगों में जोश जागृत हुआ। और जागृत होने पर नतीजा क्या निकला? हम जितने भी थे, एक पंछी को तुम नहीं उड़ा पाए। और आज भारी बहुमत के साथ अशोक गहलोत गर्व से सीना तान करके खड़े हुए हैं। धन्यवाद। अजय राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के पास
जो संवैधानिक अधिकार थे आर्टिकल 174 के अंदर, हमारे नियम और प्रक्रियाओं के नियम 3(2) के तहत आपने इस सदन को आहूत किया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को आहूत करने के प्रपंच को राजस्थान के अवाम के 7.5 करोड़ लोगों ने बड़े अचरज से देखा। मैं जनता की कृपा से अध्यक्ष महोदय इस सदन में बहुत बार आया हूं, परंतु आज इस सदन के अंदर मेरे सामने बैठे लोगों में जो मैंने उत्तेजना देख रहा हूं, जो एक दूसरे के प्रति संदेह देख रहा हूं, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार देख रहा हूं, एक दूसरे के प्रति घृणा देख रहा हूं, आज मैं समझता हूं इस प्रकार का दृश्य कभी दिखे नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सत्तारूढ़ दल के सभी मान्य सदस्यों को। जयपुर, जैसलमेर, जैसलमेर से फिर जयपुर, आखिर 34 दिन बाद 5 सितारा का बाड़ा तोड़कर इस सर्वोच्च सदन में आए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़ी बेचैनी भी थी अध्यक्ष महोदय। कृष्ण जन्माष्टमी गई, रक्षाबंधन के चला गया, ईद का त्योहार चला गया, संगीनों के पहरे, जैमर लगे हुए होटल, बातचीत इंटरकॉम पर कर नहीं पाओ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपकी स्वतंत्रता के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय मंत्री मेरे मित्र भी हैं, मैं इनका 24 मिनट का भाषण सुन रहा था। अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में इन्होंने न्यायालय को नहीं छोड़ा, इन्होंने महाभारत के प्रसंग बता दिए, इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, कई तरीके से राज्य प्रदेश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का नाम ले दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे फिराक जलालापुरी का एक शेर याद आ रहा है। मैं शांति जी आपसे ही कहता हूं, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, हम रहबरों पर, अध्यक्ष महोदय, काफिला लूटा, कांग्रेस के अंतर्विरोध से लूटा, सरकार बाड़े में चली गई, 34 दिन तक सरकार गायब रह गई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, करेक्ट बोलो, आप करेक्ट बोलो, ये गलत आप, मैं इनको अध्यक्ष महोदय, मैं कोई और बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो शेर इन्होंने बोला है ना, वो थोड़ा सा गलत बोला है। कातिला नहीं, आप करिए, मैं कारवां क्यों लूटा। आप हाउस चलाइए, आप हाउस चलाइए, मैं बैठाऊँ, चले हाउस, आप चले हाउस। अध्यक्ष महोदय, 15वीं विधानसभा का, दोबारा कह रहा हूँ मदन जी, आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नेम यू, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। कटारिया जी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, सीनियर है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ये तो सदन ये वो चला रहे, मैं चलाऊंगा, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। इसका है शांति धारीवाल जी को इस तरह से बीच में खड़े होकर के अपनी कविता को आगे बढ़ाने का ये इनको अधिकार है क्या? मैंने रोका नहीं, मैंने रोका, आई एम नॉट इंटरवीन इट, मैंने अपना काम नहीं किया। मेरे मित्र हैं वो, तभी मैंने खड़े होकर उनको रोका है, पर मैं जब उनको रोकता हूं तो मैं ये भी नहीं अलाउ करूंगा। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपके पार्टी का सीनियर विधायक यदि इस तरह से खड़ा होकर करेगा तो सदन में चर्चा नहीं होगी। मैं माननीय सदस्य सबसे भी निवेदन करूंगा, प्लीज डोंट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जब तक कोई सदस्य यील्ड नहीं करे, प्लीज खड़े नहीं हो आप। अध्यक्ष महोदय, 15वीं विधानसभा का यह 5वां सत्र संसदीय इतिहास में कुछ नई परंपरा डाल गया। यह पहली बार हुआ हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के अंदर सदन के नेता अपने 84 विधायकों के साथ, आर्टिकल 153 में हमारे संवैधानिक प्रमुख है महामहिम राज्यपाल, जिस क्षेत्र में गृह मंत्री के रूप में खुद धारा 144 लगाते हैं उसमें पहुंचते हैं। वैश्विक महामारी का जो आपदा प्रबंधन 2020 है, आपने कई लोगों को, 4 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों का चालान कर दिया, शादी ब्याह में 50 से ज़्यादा इकट्ठे हो गए। आप राजभवन में जाते हैं, संवैधानिक प्रमुख को कहते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर सत्र को आहूत करने का आदेश दो, वरना राजस्थान की जनता राज्यपाल के राजभवन को घेर लेंगे। मैं समझता हूं मैंने ऐसा व्यवहार किसी मुख्यमंत्री जी का किसी संवैधानिक प्रमुख से देखा नहीं।
मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने जो पत्र लिखा उसका 2 लाइन उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा, प्रिय अशोक गहलोत जी, आज आपका प्रेस वक्तव्य मीडिया में देखा। आपने संवैधानिक अनुरोध और किए जाने वाले संवैधानिक निर्णय दोनों को राजनीतिक रंग दे दिया। मुझे संविधान प्रदत्त प्रावधानों की जांच करते हुए संविधान संबंधी निर्णय लेना था। आपने सत्र बुलाने के लिए अनुसूचित 23 तारीख को की। मैं चर्चा कर पाऊंगा, इससे पहले आपने सार्वजनिक कर दिया। आज राजभवन का घेराव करने की बात आप कर रहे हैं। मुझे इतना निवेदन कर दो कि राज्यपाल अपनी सुरक्षा के लिए किससे बात करें। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, एक महामहिम के साथ इस प्रकार का व्यवहार। और आखिर में धन्यवाद देना चाहूंगा, आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार यह सिद्ध हो गया, संविधान के सामने ना धौंस चलेगी, ना संविधान को डराया जा सकता है। 21 दिन बाद आर्टिकल 174 और रूल्स जो हमारे 3(2) के तहत आपने संविधान सभा को आउट किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1.5 महीने हो गया राजस्थान का आवाम इस हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामे को देख रहा है। कौन है इसके निर्माता, कौन है इसके निर्देशक, कौन है इसके किरदार, कौन है इसके अभिनेता, कौन है इसके विलेन। एक ही कुनबे के हैं सारे के सारे अध्यक्ष महोदय, परंतु सत्ता को केंद्रित करने के खूनी संघर्ष ने उसका जो राजस्थान के लोगों ने भुगता हो। देखो, आखिर मैं बधाई देना चाहूंगा, पटाक्षेप हुआ, कल कुछ टूटे दिल मिले, परंतु इसमें परिवार के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री जी आप कामयाब नहीं हुए। शांति का फरमान आलाकमान ने जारी किया, परंतु फिर भी जैसलमेर से चले, फेरामाउंट से, तरकस तस्कर से जो तीर चले, मैं समझता हूं कि तूफान से पहले की यह शांति राजस्थान को कहां ले जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आज कोरोना की बात चल रही है। कोरोना राजस्थान में 50,000 से ज्यादा अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। मृत्यु का आंकड़ा 900 के पास पहुंच रहा है। राजस्थान में 15,000 ऐसे संक्रमित लोग हैं जिनका सोर्स मालूम नहीं। कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है। टिड्डी का प्रकोप है। 16 जिलों के अंदर पिछले साल खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा 1100 करोड़ की फसल लीन कर गई टिड्डी। अब 33 जिलों में 32 जिले, मुख्यमंत्री जी आपने खुद ने कहा आज वहां प्रजनन के फाका हो गया, किसान बर्बाद हो रहा है। टिड्डी के इस खौफनाक तकलीफ के अंदर आपसे किसान पूछ रहा है। आपने 19 दिसंबर 2018 को मुख्य सचिव जी से एक आदेश जारी करवाया। राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, इन सभी में कृषक जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त है अपना ऋण नहीं चुका सका, 30 नवंबर 2018 तक का बकाया ऋण माफ करोगे। 22 लाख किसान चक्करगनी है अध्यक्ष महोदय। और तो और सहकारी क्षेत्र में केसी से जुड़े हुए वो किसान जो 32 लाख है, उनको व्यक्तिगत सुरक्षा बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना जो आदरणीय वसुंधरा जी ने प्रारंभ की, 10 लाख रुपए तक का सुरक्षा चक्र दिया, आपने उसको बंद कर दिया क्योंकि चहेती कंपनी को आप दे नहीं पाए। अभी हाल क्या है, कोरोना ने आम उपभोक्ता को तोड़ के रख दिया। आपने फरवरी में बिजली के दाम बढ़ाए 12% और अब आपने फ्यूल चार्ज के नाम पर फिर 28 पैसे बढ़ा दिए, 58 पैसे फ्यूल चार्ज के ले रहे हैं। मैं समझता हूं 3 महीने के स्थगित बिल आज सामने आए हैं और आज का हालत क्या है। आपने बेरोजगारों को कहा 3500 रुपए प्रति महीना देंगे, आज आलम क्या है। मुख्यमंत्री जी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के जो जुलाई की बात है, जुलाई में उन्होंने कहा कि जो 13% से 13.7% से बढ़कर बेरोजगारी 15.2 हो गई। मैं समझता हूं कानून की बात तो मैं क्या करूं अध्यक्ष महोदय। अजमेर के अंदर पास कॉलोनी के अंदर हत्या हो जाए, दौसा में मूक बगीर हमारी बच्ची की इज्जत लूट ली जाए, झालावाड़ में राजेश मीणा को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाए, पचपदरा में आरटीआई कार्यकर्ता जगदीश को पुलिस हिरासत में मार दिया जाए, पाक विस्थापित 11 के 11 देशों के अंदर पुलिस की प्रताड़ना से आत्महत्या कर ले। और उसके मैं अध्यक्ष महोदय, एक क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो 31 मई की जारी हुई है, मैं उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी। इस 5 महीने में आपके शासनकाल में 69,445 गंभीर अपराध दर्ज हुए हैं और उसमें से 35,524 आज मुलजिम पुलिस की पकड़ से बाहर है।
594 हत्याओं में 443 हत्याएं जिनकी हुई आज पुलिस की पकड़ से बाहर है। 1807 बलात्कार हो गए। 1020 के अंदर अभी जांच विचाराधीन है। मैं इसी प्रकार आगे बात करूंगा तो लंबा समय लगेगा। पर अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की धज्जियां इसलिए बढ़ी, पहली बार राजस्थान के अंदर 1.5 दर्जन आईपीएस और आरपीएस अधिकारी पक्ष और प्रतिपक्ष के विधायकों को संपर्क कर रहे थे, अपना प्रबंधकीय कौशल दिखा रहे थे। 2 कुनबों में टूटी हुई सरकार आज खरीद फरोख्त का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। ये इसमें कोई पूछे, इस कारवां को लूटने के लिए जिम्मेवार कौन है? अगस्त क्रांति का महीना चल रहा है। इस क्रांति में एक दूसरे को इन्होंने जिस प्रकार की उपमाएं दी, नकारा, निकम्मा, बेशरम, तिकड़मबाज, मैं समझता हूं कि आज जो एक अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग का एक स्लोगन है जाने क्या दिख जाए, राजस्थान का जाने क्या दिख जाए, और सरकार का स्लोगन है मुख्यमंत्री जी जाने क्या हो जाए। कोई मालूम नहीं जाने क्या हो जाए। आज प्रदेश कांग्रेस में जिनका नेतृत्व रहा 6.5 साल तक, वो अध्यक्ष टोंक से आने वाले मान्य सदस्य, यूथ कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष लाडनू से आने वाले मान्य सदस्य, सेवा दल को चलाने वाले मसूदा से आने वाले मान्य सदस्य, आज ये सब के सब लोग एक तरह से तिरस्कार की भावना से अलग बैठे हैं। मैं समझता हूं ये जो होटल से संगीनों को पैरों में आप इनको लेकर आए हैं, निश्चित तौर पर इसका नतीजा आने वाले समय में होगा। और मैं मेरे हजूर की तो बात क्या करूं अध्यक्ष महोदय, 1.25 साल में हर सप्ताह आप आलाकमान के पास गए, उस समय इस अंतर विरोध का अगर किसी ने खामियाजा भुगता तो राजस्थान के लोगों ने भुगता। और ये 0.5% से जो सरकार का गठन हुआ, इसके जन्म में अंतर विरोध था। सत्ता किसको सौंपी जाए, सबसे पहले विवाद यहां हुआ, और उस सत्ता उन लोगों को सौंपी जाए जो कभी सदन में नहीं दिखे, जो कभी विधानसभा और सार्वजनिक सभाओं में नहीं दिखे, जो इस राजस्थान से सरोकार नहीं रखा, या उनको सौंपी जाए जिनके नेतृत्व में इस कांग्रेस ने एक करवट ली थी। खैर, आलाकमान की मर्जी है। अध्यक्ष महोदय, आपने महाभारत की बात कही, मैं महाभारत की 3 रामधारी सिंह दिनकर ने कृष्ण चेतावनी एक लिखी, उनके 3 लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसलिए सुनाना चाहता हूं कि शासन का केंद्रीकरण करने का और शासन को विकेंद्रीकृत नहीं करके जिनका हक था हक नहीं देने के कारण आज सरकार की यह हालत है। सरकार 5 सितारा होटल के बाड़ों से निकल कर आई। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध टालने के लिए कौरव के पास पांडवों का संदेश लेकर जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं? 2 न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी देने सका, आशीष समाज की लेने सका, उल्टा हरि को बांधने चला, और उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, यह जिस प्रकार की बात हुई, मुख्यमंत्री जी खुद कहते 1.5 साल से मैंने मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री से संवाद नहीं किया। जब तूफान तो आना ही था, यह चिंगारी का विस्फोट तो होना ही था, और इसका टारगेट किसको बनाया जाए। वैसे सावन में चिंगारी बुझती है संसदीय कार्य मंत्री जी, परंतु इस बार ये जो सावन आया, इसने चिंगारी को बुझाने में बड़ा विलंब कर दिया। 1.5 महीना लग गया और आपको बाड़ाबंदी में जाना पड़ा। मैं आर्टिकल 164(2) की तहत आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिसमें लिखा है कि मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। परंतु बजट सत्र में हमने देखा 3 दर्जन से ज्यादा सत्ता पक्ष के मान्य सदस्य, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री इसी सरकार के मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली के खिलाफ मुखर हुए। आज मैं समझता हूं कि जिनके हस्ताक्षर से ये सामने बैठे सब लोगों के टिकट लेकर जो आज एमएलए बने, जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए, आज 6.5 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात ये जो नखारा, निकम्मा, ये 6.5 वर्ष तक ये भाव को क्यों दबाए रखे। मैं समझता हूं कि विधायक दल की बैठकें, अध्यक्ष महोदय,
5 सितारा होटल में हुई। और मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, ये जो बात चली हॉर्स ट्रेडिंग की, अरे एलिफेंट ट्रेडिंग करने वाली सरकार किस मुंह से हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रही है? 2 बार आप पूरी बसपा को लील कर गए। और एक गहलोत साहब ने कहा कि इनकी रगड़ाई नहीं हुई। गहलोत साहब 1980 में 29 वर्ष की उम्र में आप सांसद बने, 1984 में 33 वर्ष की उम्र में आप केंद्रीय मंत्री बने और 1998 में 47 वर्ष की उम्र में आप मुख्यमंत्री बने। और इधर पायलट साहब की बात करूं, 27 वर्ष में सांसद बने 2009 में, 32 वर्ष में केंद्रीय मंत्री बने और 43 वर्ष की उम्र में डिप्टी सीएम बने। अब ये रगड़ाई किसकी कैसे होनी चाहिए थी, मैं इसकी बात। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो हालात देख रहे हैं, एक सियासत की अपनी अलग जुबान होती है। संसदीय कार्य मंत्री जी, सियासत की अपनी अलग जुबान होती है, लिखा जो इकरार इनकार पढ़ना। सियासत भी मोहब्बत की तरह राह बदलती है, कभी तख्त पर रहती है, कभी बाहें बदलती है। कई लोगों ने बाहें भी बदल डाली। अध्यक्ष महोदय, तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म कर आज सदन में जब प्रवेश किया है, तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी गदा, आपका कवच। और इस कवच को पहनाने में जिन्होंने आपका ये हालत की, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती, इसका परिणाम निश्चित तौर पर आएगा। परंतु मुझे तकलीफ इस बात की है, मैंने जिस एफआईआर का जिक्र किया, उस एफआईआर में जिस दिन एफआईआर दर्ज होती है उसी दिन नोटिस जारी होता है। मुख्यमंत्री जी एक नोटिस अपने नाम लेते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलता है और 16 विधायकों को खोजने के लिए एसओजी निकल पड़ती है। पपला गुजर जो आज 1.5 साल से फरार है, उसको खोजने में एसओजी की रुचि नहीं, परंतु उन विधायकों को जो अपनों से नाराज होकर चले गए, उनको खोजने के लिए जो हुआ, मैं समझता हूं 124 अध्यक्ष महोदय, धारा 124 राजद्रोह। और ये धारा वो है जो कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में काम, शासन में आएंगे उसको समाप्त करेंगे। आपने उस धारा का जिस प्रकार दुरुपयोग किया है राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान इसको भूल नहीं सकता अध्यक्ष महोदय। और मैं अंत में यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं बोलना चाह रहा था अध्यक्ष महोदय कुछ बातें और मैं कहना चाह रहा था, महेश जोशी जी ने जो एफआईआर दर्ज कराई और जो टेलीफोन के साथ जो ऑडियो क्लिप दी, मैं समझता हूं ये ऑडियो क्लिप जो 9829620202 लोकेश शर्मा ओएसडी टू चीफ मिनिस्टर, अगर ऑडियो को रिकॉर्ड कर क्योंकि फर्जी रिकॉर्डिंग हुई है, हमारी निजता पर हमला हुआ है, हमें जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार मिला है उस पर हमला हुआ है। टेलीफोन को टेप करके और उस टेलीफोन के आधार पर एसओजी के माध्यम से 1-2 नहीं 3-3, 4-4 एफआईआर दर्ज कराई जाए। मैं समझता हूं ये दहशतगर्दी का वातावरण जो तैयार हो रहा है राजस्थान के अंदर, ये दहशतगर्दी का वातावरण लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। लोकतंत्र की बात करने वाले लोग ये भूल गए, लोकतंत्र 5 सितारा होटल में पलवित नहीं होगा। लोकतंत्र 5 सितारा होटल में पलवित नहीं होगा। लोकतंत्र राजस्थान के गांव और ढाणी में पलवित होगा। और जिस दिन उसके हाथ में आएगा तो वोट की चोट से आपको बता देगा शासन करने में असली हकदार कौन थे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। संयम लोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेटा प्लीज, बेटे नहीं बोलेंगे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। माननीय अध्यक्ष